हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला क्वेश्चन। ठीक है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना, जो उस दिन हमने आपको बताया था, हेडिंग डलवा दी थी। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले चित्र समझो। एक ये सीधा तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश प्लस आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इक्वल होगी। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाला ये डॉटेड हमने एक गॉसियन बेलन खींच लिया। इस बेलन पर बिंदु पी के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल हमारा क्या है, वेक्टर डी ए है। क्या है, वेक्टर डी ए है। और यहाँ पर तीव्रता कितनी हो गई, ई वेक्टर। तो सबसे पहले देखो, माना कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इस पर आवेश का रेखीय घनत्व, जो हमने आपको कल समझाया था, रेखीय घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इस आवेशित तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इस बिंदु पर। ठीक है। तो बिंदु पी से गुजरने वाला एल लंबाई का एक गॉसियन बेलन खींच लिया। इस बेलन पर बिंदु पी के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यहाँ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ई डी ए कॉस थीटा क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर चित्र में देखो, ये दोनों की दिशाएं समान है, तो थीटा का मान कितना होगा, 0। तो यहाँ कॉस, इधर देखो, वेक्टर ई व डी ए वेक्टर की दिशा समान है, तब थीटा का मान 0, कॉस 0 इक्वल टू 1 हो गया। क्या हो गया, 1। तो ये यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, तो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए। ठीक है। तो गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत, वक्र पृष्ठ क्या होता है, इधर देखो, ये वाला जो पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ है। ये चारों ओर बेलन के जो चारों ओर का जो क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है। तो इधर देखो, सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई बराबर ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। ठीक है। इसका हो गया फाई ई, इसका हो गया, वैसे तो होता है ए, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है। अब देखो इधर, गॉसियन बेलन के ऊपरी व निचली सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि इन सतहों पर वेक्टर ई व वेक्टर डी ए परस्पर लंबवत हैं। चित्र में देखो बेटा, ये वाला जो तल है, ऊपरी सतह और निचली सतह, इन पर आपका जो क्षेत्रफल है वो ऊपर की ओर है, तीव्रता आगे की ओर है। यहाँ पर कोण कितना बनना है, 90 डिग्री। कितना बनना है, 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है। और cos 90 का मान होता है 0। ठीक है। तो इसी तरीके से ऊपरी सतह और निचली सतहों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अतः अब जब ऊपरी सतह से 0 हो गया, निचले से 0 हो गया, बचा वक्र पृष्ठ, तो संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 से क्यू बराबर हमने निकाला था लैम्डा एल, वो वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब ये वैल्यू समीकरण 2 और समीकरण इसमें 3 में देखो, फाई ई इक्वल है। जब ये एल एच एस इक्वल है तो हमारी आर एच एस भी इक्वल हो जाएगी। इनको बराबर कर दो, ई इंटू 2 पाई आर एल इन बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, 2 पाई आर से भाग दे दिया, तो ई इक्वल टू लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। चाहो तो यही लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, ये 2 का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसे वैद्युत के कांस्टेंट के रूप में चाहें तो हमने 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 का नीचे कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। धन्यवाद।